Without further comments, we'll carry on the conversation later. I would request Professor Usha Upadhyay ji to please present a talk. सबसे पहले मैं इस पूरे प्रकल्प के लिए, सेमिनार के इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं डायस्पोरा डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज और डॉक्टर सुजाउद्दीन जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल सेमिनार यानी कि एक एजुकेशन या एजुकेशनल कोई मूवमेंट नहीं है। यूजीसी जैसे कि कहती है हमेशा इस प्रकार के आयोजन में कि फलश्रुति क्या है ऐसे परिसंवाद की, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है। तो मैं मेरी बात का प्रारंभ वहां से करना चाहूंगी कि इस प्रकार के डायस्पोरिक स्टडीज सेंटर का ये जो परिसंवाद है इंटरनेशनल, और इसमें जो फोकस भारत पर किया गया है, इस परिसंवाद से हम अनेक विविधता में एकता वाली जो बात है, ऐसी अपनी भारतीय भाषाओं का जो डायस्पोरिक लिटरेचर है उसके संपर्क में आएंगे, परिचय में आएंगे। न सिर्फ ये जानकारी होगी लेकिन वैश्विक स्तर पर हमारा अनुबंध अपने लोगों के साथ और ज्यादा मजबूत होगा। और इससे भी बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो हम एक दूसरे को जानकर ज्यादा मानवीय हो सकेंगे। हम इस विश्व की ओर मानवीयता के संदर्भ में सोच करने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। तो मैं डॉक्टर सुजाउद्दीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी अभी जिनका जिक्र किया था मेरे आगे के स्पीकर ने, सुनील गंगोपाध्याय जी, बहुत प्रिय लेखक रहे हैं और सद्भाग्य से कलकत्ता में उनसे मुलाकात का अवसर भी मिला है। और एक और खुशी प्रकट करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, और वो है जो विद्वान डॉक्टर सचिन केतकर जी ने उल्लेख किया था, गर्जे मराठी। सबसे पहले वो जो उल्लेख आया, तो इत्तेफाक से और मेरे सद्भाग्य से मैं अमेरिका में मार्च 2022 में थी और वहां जूही मेला, भारतीय लेखिकाओं का कार्यक्रम वहां मुझे करना था। तो मैंने सर्च करते करते मराठी लेखिकाओं के लिए गर्जे मराठी, ये मेरे सामने आई बात। और कैलिफोर्निया चैप्टर का जो वहां के संवाहक है आनंद जी, उनका संपर्क मैं कर पाई और वहां की बहुत अच्छी मराठी की लेखिका कवयित्री डॉक्टर अनीता कांत, उनको मैं मंच पर इनवाइट कर सकेगी। तो ये गर्जे मराठी वहां जो काम करता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे मिला। तो ये आपके पास इनका जिक्र सुन के बहुत ही अच्छा लगा। जो विषय है आज की इस सेशन का, जो टॉपिक है कल्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इसके संदर्भ में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि भाषा एवं संस्कृति का अध्ययन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एंथ्रोपोलॉजी की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें शारीरिक मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा जो है वो सांस्कृतिक मानव शास्त्र, इसका समावेश होता है। जो भाषा, साहित्य, संस्कृति, इसका हम अध्ययन करते हैं, वो जो दूसरी शाखा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसके तहत इसका अध्ययन होता है। और जो नूतन शिक्षा प्रणाली अभी हमारे सामने 2020 में आई है, उसमें भी भाषा, संस्कृति, प्रादेशिक भाषाएं अपनी, इस पर बहुत ही जोर दिया गया है। आज के इस परिसंवाद में संस्कृति के साथ भाषा को भी जोड़ा गया है, इसके लिए भी मैं खुशी प्रकट करती हूँ। मेरा शोध पत्र है वो डायस्पोरिक भाषा जो है, डायस्पोरिक सर्जक, गुजराती के सर्जक, उनकी जो भाषा है इस पर केंद्रित रहेगा। मैंने 2016-17 में गुजराती भाषा के जो राइटर, जो लेखक 40-50 साल से अमेरिका में बसते हैं, उनका मातृभाषा के साथ क्या संबंध है वो जांच करने के लिए, वो रहते हैं तो अंग्रेजी के समुद्र में, चारों ओर अंग्रेजी हैं, और वो अंग्रेजी में अगर अपनी कविता, कहानी, उपन्यास लिखेंगे तो उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इतनी ज्यादा व्यूअरशिप को छोड़कर वो मातृभाषा में ही इतने सालों से लिख रहे हैं। तो मेरे मन में प्रश्न था कि ऐसा क्या है कि वो मातृभाषा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और मैंने एक हाइपोथेसिस लेकर
मेरी हाइपोथेसिस थी कि वो मातृभाषा के साथ जुड़े रहते हैं लिखने के निमित्त, तो मातृभाषा के माध्यम से मातृभूमि के साथ भी कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्शन, वो जो एक जुड़ाव है, वो उनको वहां विदेश में भी ऊर्जा देता है। खास करके जो रीरूटिंग का उनका समय होता है, उस समय तो मातृभाषा लिखना, मातृभाषा सुनना उनके लिए एक बहुत बड़ा संबल बन जाती थी। और मैंने जो सर्वे किया, कई लोगों को, कई राइटर्स को मैं मिली, और जहां बहुत बड़ा अमेरिका खंड है, जहां पहुंच नहीं पाई तो ईमेल करके मैंने प्रश्नोत्तरी के जवाब मंगवाए। तो 95% गुजराती राइटर का ये कहना था कि आपकी बात सही है, मातृभाषा में हम इसलिए लिखते हैं कि मातृभाषा में अभिव्यक्ति करके हमें न सिर्फ प्रसन्नता मिलती है, लेकिन मातृभाषा में प्रस्तुति करके हम मातृभूमि के साथ जुड़े रहने का अनुभव, एहसास पाते हैं, जो हमें सुकून देता है। यहाँ विदेश में अमेरिकी कल्चर हम जानते हैं मेल्टिंग पॉट है, तो ये जो मेल्टिंग पॉट है उसमें कई सारी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मिल रही है, कहीं टकरा रही है, कहीं आपस में जुड़ भी रही है। तो कल्चर की ओर मैं ज्यादा बात नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ संकेत देके आगे बढ़ जाऊंगी कि जो अपना कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, गुजराती साहित्य की बात करती हूँ तो गुजरात की संस्कृति है, तो उसे वहां 40-50 साल से जो रहते हैं वो बचाए रखना चाहते हैं। उनके सामने एक चैलेंज है, वो ये है कि अपनी आइडेंटिटी क्या है, तो अपना कल्चर ही अपनी आइडेंटिटी है। अगर उसी को हम गंवा देंगे तो अपनी कोई आइडेंटिटी वहां पर रहेगी नहीं। तो उनकी कोशिश हरदम ये रहती है कि अपना कल्चर जो है वो हम भी संभालें, और जो वहां पर पैदा हुए हैं, ऐसे परिवार के बच्चे हैं, उनको भी वो विरासत हम दे। इसकी कोशिश वो अनेक तरीकों से करते हैं, जिसका जिक्र अभी मैं यहाँ पर नहीं करूंगी। तो उन लोगों ने जो काम किया है, गुजराती राइटर्स हमारे जो हैं, उनमें जो प्रमुख नाम है वो सिर्फ मैं संकेत दूंगी, फिर आगे बढ़ जाऊंगी। उसमें प्रतिष्ठित हमारे जो सर्जक हैं वो मधुराय, पन्ना नायक, प्रीति सेनगुप्ता, नटवर गांधी, चंद्रकांत शाह, रजनीकांत पी पटेल, भरत त्रिवेदी, भाषा विज्ञान के बहुत बड़े अभ्यासी बाबू सुथार, ऐसे ही बहुत अच्छे काव्य मर्मग्न, साहित्य मर्मग्न ऐसे मधुसूदन कापड़िया इत्यादि वहां पर अमेरिका में 40-50 सालों से रहते हैं और गुजराती में अपना लेखन सर्जन करते हैं। जो आलोचकीय दृष्टि से वहां पर मैंने तो बहुत प्रमुख नाम ही दिए हैं। पूरे अमेरिका में, ब्रिटेन में भी हर जगह गुजराती में वहां बसे लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ एक छोटा सा निर्देश करना चाहूंगी कि जितना लिखा जाता है वो सभी बहुत ही उत्कृष्ट है, ऐसा मान लेने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ उतना है कि वो अपनी अभिव्यक्ति मातृभाषा में करते हैं और उस प्रदेश में मातृभाषा के प्रवाह को निरंतर बहते रहने के लिए प्रोत्साहित और लोगों को भी करते हैं, अपनी मातृभाषा को वहां इस तरह से वहां पर जिंदा रखते हैं। लेकिन जो हमारे वहां पर बसे कुछ क्रिटिक है, आलोचक हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसमें मधुसूदन कापड़िया, बाबू सुथार, आरपी मेहता, महेंद्र मेहता, सुघोष मजमूदार, ऐसे जो क्रिटिक है या फिर अभ्यासी लोग हैं, उनका कहना है कि गुजराती में जो भी लिखा जाता है उसको हम दोनों हाथों से आवकार दे दे, बधाइयां दे दे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसमें उच्चावच जो है उसका निर्देश भी हमें साथ साथ करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। एक बात मुझे यहाँ बहुत आग्रह के साथ कहनी है, और वो है कि वहां पर जैसे गुजराती राइटर गुजराती में लिखकर गुजराती भाषा के क्रिएटिव धारा को प्रवहमान रख रहे हैं, ऐसे ही वहां पर गुजराती भाषा के मैगजीन्स वो भी वहां पर कई सारे, हालांकि हम जानते हैं कि मैगजीन को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है, तो कुछ समय चल के कुछ मैगजीन बंद भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश लगातार हो रही है, जिसमें हम कहेंगे गुर्जरी डाइजेस्ट। अब गुजरात विश्वकोश जो अहमदाबाद है, उस संस्था को इसका संचालन सौंपा गया है।
वो करीब 30 साल से अमेरिका में रहते किशोर देसाई बहुत अच्छे ढंग से ये गुर्जरी डाइजेस्ट चला रहे हैं और वहां के कई सारे गुजराती राइटर की रचनाओं को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। और जो वहां पर है तो उसमें हम कहेंगे जो कुछ और मैगजीन बाबू सुथार ने भी एक मैगजीन है उसका संचालन किया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो बंद हो गया दुर्भाग्य से। तो वहां पर दर्पण, कलम, गुर्जरी, सेतु, मातृभूमि, फिर जैन एसोसिएशन का जैन डाइजेस्ट, जैन टाइम्स, लॉस एंजलिस से आनंदराव लिंगायत का गुंजन, किशोर रावल जो अब नहीं रहे हैं हमारे बीच, उनका केसुडो, गुजरात लिटरेरी अकादमी, राम गढ़वी इसके बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले साहित्य रसिक और अभ्यासी व्यक्ति हैं। आज भी वहां पर अमेरिका में, खास करके ईस्ट कोस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर इनका काम चल रहा है और गुजराती राइटर्स गुजरात से भी बुलाते हैं और वहां से भी बहुत अच्छे से गुजराती भाषा और साहित्य के लिए गुजरात लिटरेरी अकादमी काम कर रही है। तो ये कुछ मैगजीन के नाम दिए। हमारा जो अखबारी जगत है, दिव्य भास्कर है, गुजरात टाइम्स है, गुजरात समाचार है, इसकी भी गुजराती वहां की आवृत्तियां वो प्रकाशित होती है, विचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। मैं उसमें ज्यादा समय न लेते हुए आगे की बात की ओर जाऊंगी। वहां पर जो कल्चरल इवेंट होती हैं, वैसे तो वो एक हमें लगता है कि मनोरंजक प्रवृत्ति है, लेकिन इसके द्वारा वो वहां बसे गुजरातियों के दिल में गुजराती भाषा को कायम करने की कोशिश करते हैं। इस बात को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। जैसे सुनील नायक जी, वो कई बार कार्यक्रम करते हैं, चालो गुजरात या चालो इंडिया, फिर ओमकारा, जलसो, ऐसे कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, गुजराती नाटकों का व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण, जैसे सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है तो, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जिन्होंने कबीर की एकल प्रस्तुति करके हमारे मन में ऐसी जगह बना ली है, शेखर सेन जी, तो उनकी भी प्रस्तुति एक से ज्यादा बार वहां पर हुई है। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगी कि वहां के गुजराती समाज के लोग, उन्होंने गवर्नमेंट के पास ये प्रस्ताव रखा है कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में वहां की स्कूलों में गुजराती को पढ़ाए जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे गुजराती परिवार वहां पर सेटल हुए हैं। तो ये सारी जो मैगजीन्स हैं, संस्थाएं हैं, सरकार के साथ ये विमर्श है कि गुजराती को सेकंड लैंग्वेज का एक स्थान दिया जाए। अन्य देश की थोड़ी बात बहुत जल्दी से कर लूंगी मैं, और उसमें सबसे पहले आएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में बसते हमारे डायस्पोरिक गुजराती, उनकी दो धारा है। एक वहीं पर पैदा हुए गुजराती, एक गुजरात से सीधे ब्रिटेन में गए गुजराती, और कुछ लोग, एक धारा, प्रमुख धारा ऐसी है कि जो अफ्रीका में व्यापार के निमित्त गए थे और वहां इदी अमीन के समय में जिस तरह से देश निकाल हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जी बचा के वो लोग ब्रिटेन चले गए थे। तो ऐसे भी हमारे भारतीय गुजराती वहां पर है। उनकी भाषा जो है, इसमें बहुत सहज ढंग से कुछ अफ्रीकी शब्द मिल गए हैं, जैसे कि सफुरियो, तपेली जिसे बोलते हैं ना, पतीली, तो उसके लिए सफुरियो, ये इनकी भाषा में अपने आप आ जाता है। ऐसे कई सारे शब्द उनकी भाषा में अपने आप आ जाते हैं। ऐसे जो ब्रिटेन में बसकर गुजराती भाषा की सेवा कर रहे हैं सृजनात्मक रूप से या मैगजीन के रूप में, ऐसे प्रमुख नाम आपके सामने रखूंगी। एक है विपुल कल्याणी, जो ओपिनियन मैगजीन चलाते हैं। गांधी जी का जो ओपिनियन था वही नाम उन्होंने रखा है, विचारधारा भी करीब करीब वही प्रकार की है। तो वो है अदम टंकारवी, पंकज वोरा, भारती वोरा, कहानीकार नैना पटेल, ये सारे वहां पर गुजराती भाषा की सेवा सृजन कर रहे हैं। जो अफ्रीका में बहुत से हैं, लेकिन मैं एक ही नाम दूंगी, और वो है डाह्या भाई पटेल, जिन्होंने बहुत विस्तृत रूप से
गांधी जी पर महाकाव्य की रचना की। और दूसरा एक नाम मैं गौरव के साथ यहाँ पर पेश करना चाहूंगी और वो है नानजी कालिदास मेहता। पोरबंदर में जो आर्य कन्या गुरुकुल है वो उन्हीं के परिवार सविता दीदी उन्होंने इसकी स्थापना की है। तो नानजी कालिदास मेहता उन्होंने अफ्रीका में सबसे पहली रेलवे लाइन है वो वहां पर उन्होंने डाली थी व्यापार के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर। और उन्होंने मेरी यूरोप यात्रा गुजराती में मारी यूरोप यात्रा અને મારી अनुभव कथा अपना आत्मवृत्तांत उन्होंने दिया है जिसमें वहां का पूरा परिवेश और प्रश्न हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मस्कत, न्यूजीलैंड, इन सारे देशों में हमारे गुजराती बसे हैं। और जैसा कि हमारे कवि खबरदार ने कहा है, ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदा काल गुजरात। तो ऐसे उन्होंने वहां भी गुजरात की संस्कृति को, गुजराती भाषा को कायम रखने की कोशिश की है। एक अंत में एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी और वो है वहां के सभी धर्मों के संस्थान। मैं सिर्फ गुजराती नहीं कहती हूँ, भारत भर के जैसे सिख है या जैन है, सभी जो धर्म संस्थान है, हमें सिर्फ उनको धार्मिक रूप से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वहां पर उस संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और जो अपनी संस्कृति है उसका निर्वहन वहां होने वाली प्रवृत्तियों के द्वारा होता है। जैसे कि मैं स्वाध्याय परिवार की बात करूं या अक्षर पुरुषोत्तम या हवेली इनकी बात करूं, तो वहां पर हर इतवार को वहां अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को गुजराती सिखाने के लिए क्लासेस लगते हैं और वो बच्चे जैसे भी हो सके गुजराती सीखने की कोशिश करते हैं। अब हमें लगेगा कि अगर भाषा मृतप्राय हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। लेकिन आप सब जानते हैं, सुधी श्रोता हैं, विद्वान हैं, आप जानते हैं कि भाषा वो सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, भाषा के साथ संस्कृति भी जुड़ी है। और विदेश में बसे हमारे गुजराती, हमारे भारतीय अपनी भाषा के साथ अपनी संस्कृति को भी बरकरार रखने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई सारे उदाहरण लिए हैं। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर कमलेश लूला, उनकी एक बात कह के मेरी बात का समापन करूंगी। उन्होंने, मैंने इंटरव्यू लिया था, ये किताब इसकी गुजराती में आई है, मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में भी आए, अमेरिका निवासी गुजराती साहित्यकारों अन्य मातृभाषा। तो कमलेश लूला ने ये कहा कि जब मैं नया अमेरिका आया था, साइंटिस्ट थे, नासा में जॉब मिली थी, हम जानते हैं नासा में होना यानी क्या बात है, लेकिन वो नए अपना देश छोड़कर आए थे तो गुजराती सुनने के लिए तरस जाते थे, गुजराती में लंबे पत्र अपने परिवार को लिखते थे। और उन्होंने कहा है कि गुजराती भाषा मेरी माँ ने बुनी हुई रजाई की तरह मेरे को उष्मा देती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुजराती भाषा जब मैं सुनता था, जब मैं पढ़ता था, लिखता था, तो मेरी माँ ने बनाई हुई रजाई की तरह वो मेरे को, मेरे जहन को, मेरे अस्तित्व को उष्मा देती थी और मुझे वहां टिकने की ताकत देती थी। तो ये ताकत मातृभाषा की है, भाषा की है और हम सब इस उपक्रम में यहाँ पर मिले हैं। मैं फिर से सभी आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा विषय चुना है, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। और हमें तो पता ही है कि गुजराती डायस्पोरा वन ऑफ द बिगेस्ट डायस्पोराज हैं और अदम टंकारवी जी हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, उनसे मिलने का भी सौभाग्य मिला और बहुत सारी बातों को आपने रखा, प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।